Hello students, welcome to our online portal. This is our sixth lecture of the chapter solution. Last chapter में बच्चे हमने ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस इन सब के बारे में पढ़ा था और ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल बनते हैं ये भी मैंने डिस्कस किया था लास्ट lecture. आज बेटा हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं टॉपिक दैट इज फ्रॉम टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन लाइक आइसोटोनिक सॉल्यूशन. क्योंकि हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ चुके हैं, कॉन्सेंट्रेशन हमें मालूम है क्या होता है, इसलिए यहाँ पे आइसोटोनिक सॉल्यूशन को अब समझना हमारे लिए आसान होगा. देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बच्चे हम किसे बोलते हैं? सॉल्यूशन which have same osmotic pressure. Solution which have सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो बच्चे उसे हम क्या बोल देते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल. सपोज हमारे पास दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी. दो सॉल्यूशन है, दोनों का जब प्रेशर इक्वल हो जाए, ऑस्मोटिक प्रेशर हम किससे रिलेट करते हैं? पाई से. इसको आपने पाई ए बोल दिया सपोज, और इसको आपने पाई बी बोल दिया सपोज. ठीक है, तो osmotic pressure of A will be equals to osmotic pressure of B if this solution is isotonic. अगर ये solution isotonic है तो पाई A किसके इक्वल होगा? पाई B के इक्वल होगा. इसको अगर मैं एक्सपेंड करके लिखना चाहूँ, पाई का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? CRT. तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ? That is concentration of A, R कांस्टेंट ही होता है, into temperature of A will be equals to concentration of B into R into temperature of B. इस तरीके से हम मेंशन कर सकते हैं रिलेशन को. अब यहाँ पे मैं कुछ अगर कंडीशन लगा दूं, एट सेम टेम्परेचर, सपोज ये कंडीशन लगा दी मैंने यहाँ पे, अगर दोनों का टेम्परेचर सेम है फिर क्या होगा? देखो टेम्परेचर सेम है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा. R एक कांस्टेंट टर्म होती है, कैंसिल आउट हो जाएगा. तो फिर क्या बच जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि अगर सॉल्यूशन आपका आइसोटोनिक है तो फिर सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी? इक्वल. कंडीशन क्या है कि टेम्परेचर की कंडीशंस क्या रहनी चाहिए? इसमें सेम रहनी चाहिए. ठीक है, मैं यहाँ पे बच्चे आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ये. इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आपका बन सकता है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं. ठीक है, 0.91% solution of 0.91% solution of NaCl is isotonic with human red blood cell. Is isotonic with human red blood cell. जो ह्यूमन आरबीसीज होते हैं, आरबीसी जैसे आप समझते हो, रेड ब्लड सेल्स को हम बोलते हैं हमारे बॉडी में, कहता है वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन बनाते हैं. किसके साथ? 0.91% सॉल्यूशन ऑफ NaCl. जब NaCl इस कॉन्सेंट्रेशन के अंदर तैयार किया जाता है तो वो आरबीसीज के साथ कैसा होता है? आइसोटोनिक. क्लियर? आपको बच्चे ध्यान होगा, जब छोटे बच्चों के इंजेक्शन लगाया जाता है ना, तो उसके अंदर इंजेक्शन को पहले प्रिपेयर किया जाता है. एक पाउडर अलग से मिलता है, हमें लिक्विड अलग से मिलता है. तो डॉक्टर क्या करते हैं? पहले उनको मिक्स करते हैं. ठीक है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन को तैयार करने के लिए जो वो आपको सॉल्यूशन और पाउडर जो गिवन होता है, जिसको मिक्स करके इंजेक्शन रेडी किया जाता है, उसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी होती है? 0.91% के इक्वल होती है. इसके इक्वल 0.91%. अगर आप NaCl उसके अंदर कंपोनेंट प्रेजेंट है, मतलब कहने का ये है कि हमारी बॉडी के अंदर जो आरबीसी प्रेजेंट है वो आइसोटोनिक बन जाते हैं. किसके साथ? NaCl के सॉल्यूशन के साथ, अगर उसको इस परसेंटेज के अंदर, इस कॉन्सेंट्रेशन के साथ रेडी किया गया. क्लियर? इसकी थोड़ा सा चेंज करते हैं हम इसमें. ये जैसे हम आइसोटोनिक पढ़ रहे थे, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है हाइपरटोनिक. अगली टर्म हमारे पास क्या आ जाती है? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. इसमें क्या आ जाएगा? सॉल्यूशन विच हैज higher osmotic pressure, which has higher osmotic pressure than some other solution,
किसी दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन में अगर किसी एक सॉल्यूशन की ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू ज्यादा है तो उस सॉल्यूशन को हम क्या बोल देते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूं, एग्जांपल देखिए, अ सॉल्यूशन विद concentration more than 0.91%, इस सॉल्यूशन को मैं मेंशन कर देता हूं, कौन सा सॉल्यूशन है ये, NaCl। कहता अगर NaCl सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 0.91% से ज्यादा हो गई तो क्या होगा, देन सॉल्यूशन विल बी हाइपरटोनिक, सॉल्यूशन विल बी हाइपरटोनिक। किसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू ह्यूमन आरबीसीज। देखो ऊपर हमने क्या कहा कि अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.91 है तो वो इस आरबीसीज के साथ आइसोटोनिक होगा। यहां पे हमने क्या कहा, अगर कॉन्सेंट्रेशन 0.91 से ज्यादा है तो फिर वो कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक हो जाएगा। सिमिलरली थर्ड हमारे पास टर्म आ जाती है हाइपोटोनिक। इसमें कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, लेस, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, लेस। जिसका कम ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें एग्जांपल क्या बन जाएगी, दैट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NaCl इज लेस देन 0.91%। अगर 0.91% से कम हो जाएगी कॉन्सेंट्रेशन, इसके कंपैरिजन में, इन कंपैरिजन टू, ये सब आपको पता लग गया होगा हम किससे कंपैरिजन कर रहे हैं, इन कंपैरिजन टू ह्यूमन आरबीसी। अगर कॉन्सेंट्रेशन इससे कम हो गई तो फिर उसे हम क्या बोल देंगे, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोल देंगे। ठीक है, इस तरीके से बच्चे आप ये टर्म्स याद रख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड देखो मैं एक क्वेश्चन देता हूं आपको, फिर हमें और अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये कॉन्सेंट्रेशन भी और ये टर्म्स भी। क्या कहता है, व्हाट हैपन व्हेन RBCs is placed in, what happen when RBC is placed in, फर्स्ट पॉइंट आपको इसमें क्या दे दिया, in 1% NaCl solution। अब देखिए बच्चे इसके अंदर एक और केस ले लेता हूं, फिर दोनों को इकट्ठा सोल्व कर लेंगे। सेकंड केस क्या है, इन 0.5% NaCl solution। ये दो केस दे दिए, पहले मैं फर्स्ट केस की बात करता हूं। देखो आपके पास जो सॉल्यूशन था NaCl का, दैट वाज 1% NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, इसमें जो आपने आरबीसी रखे, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 0.91% जब हो तब आइसोटोनिक होता है। मतलब इसको आप ऐसे सॉल्यूशन में डाल रहे हो जिसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब बच्चे आपको मालूम है हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था ऑस्मोसिस और उसकी टाइप्स। ऑस्मोसिस के अंदर मूवमेंट कहां होती है सॉल्वेंट की, फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। आपने क्या किया बच्चे, इसमें लो कॉन्सेंट्रेशन चेक करनी है किसकी, आरबीसी की, हाई कॉन्सेंट्रेशन किसकी, NaCl की। इसका मतलब आरबीसी में से सॉल्वेंट मूव करेगा और आपके सॉल्यूशन में से आ जाएगा। अगर आरबीसी में से मूव करेगा सॉल्यूशन आपका सॉल्वेंट, तो आरबीसी क्या हो जाएगा, आरबीसी विल श्रिंक हो जाएगा, पतला हो जाएगा, क्योंकि इसमें से सॉल्वेंट बाहर निकल जाएगा। क्लियर, ये आप, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, जब श्रिंक हो जाता है कोई सब्सटेंस तो फिर उसको हम बोल देते हैं प्लाज्मोलाइसिस। क्या बोल देते हैं, प्लाज्मोलाइसिस। क्लियर, इस चीज का बेटा आपने ध्यान रखना। इसके अलावा इसको हम और क्या बोल सकते हैं, एक्सोस्मोसिस भी बोल सकते हैं। एक्सोस्मोसिस क्यों, जब आपके पास सॉल्वेंट किसी सब्सटेंस से बाहर निकल रहा हो तो उसे हम एक्सोस्मोसिस बोल देते हैं। अब सेकंड केस देखिए क्या है, सेकंड केस में आपने जो सॉल्यूशन लिया हुआ है इसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.5% और आरबीसी आप इसमें जो डिप कर रहे हो वो कितना होता है, 0.91% है, आइसोटोनिक बनाता है।
अब कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज्यादा है, आरबीसी की ज्यादा है, तो लो टू हाई। अब इसके अंदर अगर आप मूव करोगे लो टू हाई, तो इसके अंदर क्या होगा, आरबीसी के अंदर सोलवेंट जाएगा, तो फिर क्या होगा, आरबीसी विल स्वेल, क्या हो जाएगा, फूल जाएगा, स्वेलिंग हो जाएगी, क्योंकि उसके अंदर सोलवेंट जा रहा है। इसको हम क्या बोल देते हैं, एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस बोल देंगे। क्लियर। तो ये बेटा हमारे पास इस तरीके से कंसंट्रेशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्लियर। अब देखिए जरा ध्यान से, इसके साथ ही ऑस्मोटिक प्रेशर की ही और यहाँ पे मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपको। कहता मान लीजिए कोई आपके पास पर्सन है जिसको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, सफरिंग विद हाई ब्लड प्रेशर। कहते डॉक्टर उसको क्या एडवाइस करता है, एडवाइज्ड टू टेक लेस अमाउंट ऑफ NaCl। बच्चे जो बीपी है ना, बीपी जिसे हम ब्लड प्रेशर बोल देते हैं, ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है इंडिया में। हमारी फैमिलीज के अंदर भी हम जब देखते हैं तो जो ओल्ड एज पर्सन हमारी फैमिलीज में है, लाइक दादाजी नाना जी, इनको बीपी की प्रॉब्लम एक कॉमन सी रहती है। ठीक है। जिनको पता है बीपी की प्रॉब्लम के बारे में, उनको ये भी पता होगा कि डॉक्टर्स उनको कम अमाउंट में NaCl लेने के लिए बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है ये हम आज समझेंगे। देखिए बच्चे इसका मतलब क्या है, देखो हमें मालूम है कि जो हम चीज खा रहे हैं, अगर उसकी कॉन्सेंट्रेशन हमारे ब्लड के साथ मैच करती रहे, फिर तो हमारे बॉडी के लिए वो हार्मफुल नहीं। अगर कॉन्सेंट्रेशन कम या ज्यादा हो जाए, जैसे कि ये लास्ट क्वेश्चन आपने पढ़ा, तो उससे क्या होगा, या तो आरबीसी श्रिंक कर जाएगा या आरबीसी स्वेल कर। ठीक है। अब देखिए बच्चे हमारे पास जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर, इसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT। सी बच्चे यहाँ पे क्या है, कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है। अगर मान लीजिए आप जो चीज खा रहे हैं उसमें NaCl की अमाउंट ज्यादा है, जितनी ज्यादा NaCl की अमाउंट होगी कॉन्सेंट्रेशन उतनी ज्यादा हो जाएगी। अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा हो जाएगा। पहले से ही जिस पर्सन को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, ज्यादा NaCl खाने की वजह से उसका प्रेशर जो है अंदर और ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, ब्लड प्रेशर और ज्यादा इंक्रीज होगा, तो फिर इट कैन बी हार्मफुल और डेंजरस। ठीक है। इसीलिए जो हाई ब्लड प्रेशर से सफर करता है, डॉक्टर उनको कम अमाउंट में NaCl खाने को बोलता है, ताकि उनका ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बॉडी के अंदर इंक्रीज ना हो। क्लियर। इस तरीके से बच्चे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखना इसका। इसके बाद बेटा हमारे पास अब आ जाता है नेक्स्ट, न्यूमेरिकल्स तो मैंने आपको करवाई दिए ऑस्मोटिक प्रेशर के। नेक्स्ट हम इसके अंदर पढ़ेंगे बच्चे हेनरीज लॉ। नेक्स्ट हमारे पास इसमें आ जाएगा हेनरीज लॉ। देखिए हेनरीज लॉ क्या कहता है बेटा, हेनरीज लॉ एक्चुअल में हमें प्रेशर का इफेक्ट समझाता है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सोल्यूबिलिटी, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन solubility of gas in a liquid। किसी लिक्विड के अंदर कितनी गैस सोल्यूबल हो सकती है, डिसोल्व हो सकती है, वो हमें किससे पता लगता है, प्रेशर की इफेक्ट से पता लगता है। ऐसा हमें हेनरीज ने बताया था। हेनरीज के अकॉर्डिंग क्या होता है बच्चे, जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी होगी गैस की ओवर एन लिक्विड। जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे डायरेक्टिव इक्वेशन होता है। इसको हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, दैट मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। जैसे मास आपने लिखा उसकी जगह बच्चे आप मोल फ्रैक्शन भी लिख सकते हो। मोल फ्रैक्शन ऑफ एनी गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड ऑन दैट लिक्विड। उस लिक्विड के ऊपर गैस कितना प्रेशर लगा रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जब प्रोपोर्शनल का साइन आप इसमें हटा देते हो तो एक कांस्टेंट आ जाता है के। अब क्योंकि हेनरीज की बात हो रही है तो इसे हम हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं और के एच से रिप्रेजेंट करते हैं।
उसे हम क्या बोल देते हैं, हेनरीज कांस्टेंट। ये रिलेशन आ गया। अब देखना बेटा ध्यान से, जैसे मैंने ये लिखा कि मोल फ्रैक्शन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता हूं, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन। एक ही बात है, जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व, या ऐसा बोल दिया जाए उतनी ज्यादा गैस डिसॉल्व होगी जितना ज्यादा प्रेशर होगा। ठीक है, अब इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स, प्रेशर इज इक्वल्स टू, ये के एच लिख देते हैं क्योंकि हेनरीज कांस्टेंट की बात है। अब बेटा देखो ये दो रिलेशन आ गए, क्या दोनों रिलेशन सेम आ रहे हैं? बिल्कुल भी नहीं। यहां x किसके इक्वल है, p इंटू के, जबकि यहाँ p किसके इक्वल है, x इंटू के। अगर मैं इस रिलेशन में x की वैल्यू निकालता हूं तो ये बन जाएगा p बाय के। यहाँ पे क्या था, p इंटू के, और यहाँ क्या बन गया, p बाय के। तो ये दोनों अलग अलग रिलेशन आ गए। अब कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन गलत है, ये कैसे पता लगेगा, ये समझो। रिलेशन बेटा दोनों ही सही है। x जो है उसको आप के एच इंटू पी भी बोल सकते हो, और x को आप, दूसरा रिलेशन क्या था हमारे पास, p बाई के, इसको आप p अपॉन के एच भी बोल सकते हो। अब डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूमेरिकल में यूज होगा, इट डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स ऑफ के के यूनिट्स देख के हम यूज करेंगे। अगर के यूनिट एटमॉस्फेयर इनवर्स है फिर ये रिलेशन यूज होगा, और अगर के यूनिट एटमॉस्फेयर है अकेला फिर ये रिलेशन यूज होगा। ऐसा पता कैसे लगा, देखो बच्चे मोल फ्रैक्शन जो होता है ये कैसा होता है, यूनिटलेस, इसका कोई यूनिट नहीं होता। अगर लेफ्ट हैंड साइड पे कोई यूनिट नहीं है तो राइट हैंड साइड पे भी कोई यूनिट नहीं होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे यूनिटलेस बनाने के लिए के यूनिट्स क्या होने चाहिए, एटमॉस्फेयर इनवर्स, ताकि एटमॉस्फेयर इनवर्स और एटमॉस्फेयर कैंसिल आउट हो जाए। इधर भी हमने ये चीज सोची है, इसको यूनिटलेस बनाने के लिए प्रेशर के यूनिट्स कैंसिल आउट होने जरूरी है। प्रेशर एटमॉस्फेयर है, अगर के भी एटमॉस्फेयर में आ जाए तो कैंसिल हो जाए। ठीक है, तो ये यूनिट्स को देख के आपने ये फॉर्मूला आपने यूज करना है न्यूमेरिकल में कि कौन से फॉर्मूले की बात होती है। ठीक है, मैं क्वेश्चन करवाता हूं, उससे आपको और अच्छे से ये बात क्लियर हो जाएगी। देखो क्या कह रहा है आपको क्वेश्चन में, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम in a saturated solution at 0 degree Celsius is 1.2 into 10 raised to power minus 6. Find the pressure of helium above that solution. Given that Henry's constant is 6.8 into 10 raised to power minus 6 एटमॉस्फेयर इनवर्स। अब देखिए एटमॉस्फेयर इनवर्स में दे दिया ना यूनिट्स, अब आपको इससे पता लग जाएगा कि आप कौन सा रिलेशन यूज करना चाहते हो। जब एटमॉस्फेयर इनवर्स होता है तो हम क्या यूज करते हैं, के एच इंटू पी। चेक कर लीजिए, यहां मैंने आपको बताया एटमॉस्फेयर इनवर्स में रिलेशन यूज होगा। अब देखो आपको क्या कह रहा है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है कितनी, 1.2 इंटू 10 की पावर माइनस 6। हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू आपको गिवन है कितनी, 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6। प्रेशर आप निकालना चाहते हो तो 1.2 10 की पावर माइनस 6 डिवाइडेड बाय 6.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये तो कैंसिल हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6। इसको आप जब सोल्व करेंगे ये आ जाएगा 0.176 एटमॉस्फेयर। क्लियर, तो ये हमारा आंसर बन जाएगा। तो इस जैसे मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल के अंदर रिलेशन जो आपने यूज करना है वो क्या चीज देख के यूज करना है कि यूनिट्स क्या गिवन है। क्लियर, इसके बाद बच्चे हमारे पास इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, वो बताता हूं। देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन क्या पूछता है आपसे, कहता जो डीप सी डाइविंग करते हैं, जो डाइवर्स होते हैं, जो जिसे हम हिंदी में गोताखोर बोल देते हैं, जो समुद्र में जाते हैं,
कहते वो क्या यूज करते हैं, दे यूज ऑक्सीजन हीलियम मिक्सचर। देखो वो अपने साथ क्या करते हैं, सिलेंडर लेके जाते हैं, ऑक्सीजन का सिलेंडर जिसे हम बोल देते हैं, ताकि उनको रेस्पिरेशन के अंदर काम आए। बट जो वो रेस्पिरेशन के लिए सिलेंडर के अंदर जो गैस फिल करते हैं, दैट इज नॉट प्योर ऑक्सीजन। हमें तो सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, पर वो डाइवर्स क्या फिल करते हैं, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड हीलियम यूज करते हैं, ठीक है, फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। प्योर ऑक्सीजन यूज नहीं करते। क्यों नहीं यूज करते, तो ये समझिए। देखिए यहाँ पे अगर सिंपल, जैसे मान लो क्वेश्चन क्या राइज अप करता है मन में, कि जब हम यहाँ पे सरफेस पे हैं, जैसे कि हम कहीं भी बैठे हैं, रूम में बैठे हैं, बाहर ग्राउंड में है, स्कूल में है, कहीं पे भी है, तो जो नॉर्मल एयर है हमारे एटमॉस्फेयर में, हम उससे ही ऑक्सीजन ले रहे हैं। पर बच्चे जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें ऑक्सीजन के साथ साथ जो मेन कॉम्पोजिशन है वो किसकी है, नाइट्रोजन की प्रेजेंट। ठीक है, हमें मालूम है ना नाइट्रोजन हमारे पास 78 to 79% प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो ज्यादा कॉम्पोजिशन तो नाइट्रोजन की प्रेजेंट है। अगर डाइवर्स भी यही एयर को फिल करके ले जाए अपने सिलेंडर में, तो क्या होगा उसका, बच्चे देखो क्या है, तो मान लीजिए ये आपका समुद्र है, इस तरीके से ये आपने सी शो कर दिया। डाइवर क्या करेगा, पहले मान लीजिए डाइवर यहाँ पे अंदर चला गया डीप इनटू द सी, ठीक है, यहाँ पे उसके पास ऑक्सीजन सिलेंडर है जिसके अंदर ये एयर फिल करेगा। जब डाइवर्स यहां से बाहर दोबारा सरफेस पे आएगा तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। देखो जब यहाँ पे आपका डाइवर जो है, मान लीजिए वो यहाँ पे चला गया, डीप सी के अंदर चला गया, अब देखो आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे अंदर जाता जाएगा सी के, वैसे वैसे प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। प्रेशर अगर इंक्रीज होता जाएगा तो उससे होगा क्या, गैस ज्यादा डिसोल्व हो जाएगी, गैस जो है वो ज्यादा डिसोल्व हो जाएगी। अभी हमने हेनरी लॉ पढ़ा ना, जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी ज्यादा गैस डिसोल्व हो जाएगी, गैस डिसोल्व हो गई, ठीक है, तो क्या होगा उससे कि नाइट्रोजन आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा चली जाएगी। अब अगर मान लो आप सरफेस पे आते हो, जब सरफेस पे आओगे तो यहाँ पे क्या होगा, अगेन प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। जो अंदर जाने से, डीप सी में जाने से प्रेशर इंक्रीज हो गया था, सरफेस पे आएंगे प्रेशर कम हो जाएगा। सिमिलरली डीप सी में जाने से जो ज्यादा गैस डिसोल्व हो गई थी हमारी बॉडी में, सरफेस पे आने से वो कम होगी। कम होने की वजह से वो गैस जो हमारी बॉडी के अंदर डिसोल्व हो गई थी, अब वो बाहर आती है। जो हमारी बॉडी के अंदर पोर्स होते हैं, जैसे आपकी बॉडी हैंड की बात करें, हमारे हैंड के ऊपर स्वेटिंग होती है, सबको पसीना आता है, इसका मतलब हमारे यहाँ पे टाइनी पोर्स है। तो उन्हीं पोर्स में से जब गैस बाहर निकलती है तो फिर बॉडी पेन होना स्टार्ट हो जाता है। उससे क्या होता है बच्चे, बॉडी पेन होती है। और ये जो बॉडी पेन होता है ये एक तरीके की डिजीज होती है जिससे हम क्या बोल देते हैं, बेंड्स। जिसका नाम क्या होता है, बेंड्स, की बॉडी के अंदर हर जगह पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो डाइवर्स है वो ऑक्सीजन और हीलियम का मिक्सचर यूज करते हैं, ठीक है। अब हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर यूज करने से होगा क्या, तो पहले भी तो मिक्सचर ही था नाइट्रोजन का, अब हमने इसलिए यूज किया क्योंकि बेटा जो हीलियम है वो क्या होती है, लेस सोल्यूबल इन दी ब्लड, ये ब्लड के अंदर सोल्यूबल नहीं होती। जैसे नाइट्रोजन डिसोल्व हो जाती है ज्यादा प्रेशर से, हीलियम ज्यादा डिसोल्व उसमें नहीं होगी। अगर हीलियम डिसोल्व नहीं होगी तो फिर जब आप सरफेस पे दोबारा वापस आएंगे तो वो बाहर भी नहीं आएगी, और बाहर नहीं आएगी तो फिर हमें पेन वाली प्रॉब्लम नहीं होगी, बेंड्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए जो डाइवर्स हैं वो ऑक्सीजन और हीलियम के मिक्सचर का सिलेंडर यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ एनी अदर गैस। क्लियर? तो ये था बेटा आपके पास आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको हेनरीज लॉ के बारे में बताया और हमने यहाँ स्टार्टिंग में कुछ सॉल्यूशन की टाइप्स पढ़ी। अब एक और लेक्चर बच्चे लगेगा, ये आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आपको जो लेक्चर है बच्चे, जो सैटरडे को आपका लेक्चर है, उसमें मैं आपको जो लेक्चर दूंगा उसमें ये चैप्टर अब कंप्लीट होगा। ओके।